हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी गप क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी बहुत ही बेहतरीन एक क्लास है और इस क्लास से इतने क्वेश्चन बनेंगे जितने कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते होंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक में आज हम जो पढ़ेंगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो टॉपिक है हमारा वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये श्योरिटी है मेरी। ओके, तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक इसका कार्यकाल है। यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी वंश हैं, सारे के सारे वंश यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस काल से यानी इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के इतिहास के संदर्भ में एकता प्रणाली यानी एकता सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहला ऑप्शन दिया है, सैन्य अधिकारियों के वेतन के बदले भूमि राजस्व का आवंटन। दूसरा यानी बी ऑप्शन दिया है, सैनिकों को भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण। सी, कृषि भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित करना। डी है, खलीफा से साम्राज्यिक मान्यता प्राप्त करना। यहाँ पर हाईलाइट दिया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी सैनिकों को भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण करना। यानी जो सैनिक होते थे उनको भूमि का स्वामी बना देना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी व्याख्या यहाँ पर मैंने दी है, इसको समझना। व्याख्या है, एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तो पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा कि इसकी एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। इसके तहत सैन्य और नागरिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले एक निश्चित क्षेत्र का राजस्व, राजस्व मतलब भूमि नहीं बल्कि केवल कर, ठीक है ना, यहाँ पर भूमि नहीं दी जाएगी, माफ करना, यहाँ पर सिर्फ कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आवंटित किया जाता। इस क्षेत्र को एकता और प्राप्तकर्ता या एकतादार मुक्ति कहा जाता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2002 और एमपीपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे एक और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। तो प्रश्न क्या है दूसरा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जिल ए इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की तथा दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा या इसको पाबोस भी कहा जाता है कहीं कहीं, ठीक है, प्रथा की शुरुआत की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, गयासुद्दीन बलबन। इसकी व्याख्या भी आपका इंतजार कर रही है। एक मिनट एक मिनट। चलिए, तो इसका जो आंसर है हमारा वो है सी यानी बलबन ने राजस्व के देवी सिद्धांत यानी डिवाइन राइट को प्रतिपादित किया। स्वयं को जिल ए इलाही कहकर उसने राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाई। यानी मैं जिल ए इलाही हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, खुद की प्रतिष्ठा बढ़ाई। ठीक है, तो बोलते नहीं मैं 30 मार का हूँ, वो 30 मार का है, तो उसको बड़ा साबित किया जाता है। वैसे ही इसने भी अपन को 30 मार का कहा है। तो उसने सुल्तान के सामने झुकने यानी सिजदा और उनके पैर चूमने यानी पैबोस की कठोर ईरानी परंपराओं को लागू किया। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी जीआईसी के एग्जाम 2013 में और बीपीएससी के एग्जाम 2011 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे। प्रश्न नंबर 3 है, सल्तनत काल के दौरान किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने तथा अत्यधिक प्रभावी बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया।
तो पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है बहलोल लोदी। तो इसका जो बेटा सही आंसर है वो अलाउद्दीन खिलजी। इसकी व्याख्या को भी हम देखेंगे एक बार। ऑप्शन नंबर बी यानी अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल स्थायी सेना के भरण पोषण के लिए वस्तुओं के दाम को नियंत्रित उसमें 3 अलग-अलग बाजार जैसे अनाज, वस्त्र और मवेशी स्थापित किए और कीमतों की निगरानी के लिए सहना ए मंडी की नियुक्ति की है। यानी बाजार को प्रभावी बनाने का जो काम किया वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी 2006 और आरएएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए अगला। अगला कृषि के विकास और किसानों की सहायता के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक नया कृषि विभाग किस सुल्तान द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही इसका आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि भूमि के विस्तार और अकाल से निपटने के लिए एक विशेष विभाग यानी दीवान ए अमीर को ही बनाया। इसके तहत राज्य द्वारा सीधे किसानों को ऋण, ठीक है ना, बांटे गए। हालांकि भ्रष्टाचार के कारण यह योजना पूर्णतः सफल नहीं हो सकी। ये क्वेश्चन यूपीएससी 1999 और यूपीपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न मैंने इसीलिए लगाया ताकि आपको ये लगे कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लगाए थे। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम जो समझेंगे यानी पहला भाग हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पढ़ लिया। दूसरा भाग है हमारा सल्तनत के सभी राजवंशों का सचित्र आरेख, यानी हम डायग्राम के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को समझने वाले हैं ताकि आपको ये चीज़ें रटने न पड़े और आसानी से याद हो जाए। चलिए, इसको मैं जूम करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो इसको पढ़ने में और देखने में। चलिए, इसका जो प्रथम वंश था दिल्ली सल्तनत का, अगर प्रथम वंश की हम बात करें दिल्ली सल्तनत का, तो जो पहला वंश था बेटा वो कौन सा था? मामूलक यानी गुलाम वंश। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से 1290। इसने कुल 84 वर्ष शासन किया। ऐबक द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रशासनिक शुद्धिकरण की इसी ने शुरुआत की थी। वहीं मैं बात करूं दूसरा जो वंश आया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो था खिलजी वंश। और इसने सबसे कम यानी न्यूनतम काल तक इसी ने शासन किया था। न्यूनतम काल इसी का था। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, इसने बाजार सुधार और दक्षिण विजय में अपना योगदान दिया। इसका जो टाइम पीरियड है 1290 से 320 1320, यानी इसने सिर्फ 30 साल शासन किया। अगला है तुगलक वंश। सर्वाधिक अगर दीर्घकाल सर्वाधिक अगर हम टाइम पीरियड की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा राज्य करने वाला दिल्ली सल्तनत का वंश है। ठीक है, ये कौन सा वंश है? तुगलक वंश। इसके जो टाइम पीरियड है 1320 से 1414। कुल शासन उसने 94 वर्ष किया। नहर निर्माण का कार्य किया, कृषि विकास एवं राजधानी परिवर्तन का इन्होंने काम किया। फिर अगला सैयद वंश। तैमूर के बाद तो उसे 37 वर्ष तक शासन किया, खिज्र खां द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर अगला है लोदी वंश। प्रथम अफगान वंश है ये लोदी वंश। ठीक है ना, इसने 1451 से 1526 तक इसने शासन किया। कुल 1575 वर्षों तक किया। बहलोल लोदी द्वारा इसको स्थापित किया गया था और पानीपत की प्रथम जंग के साथ इसको समाप्त किया गया था। क्लियर हो गया? तो आपको ये भी यहाँ पर बताया गया था कि कौन सा सबसे छोटा शासन किया, मतलब सबसे कम शासन कौन से वंश ने किया है, सबसे ज़्यादा शासन कौन से वंश ने किया। ठीक है,
अब जो हमारा तीसरा पार्ट आएगा, इस पार्ट में हम देखेंगे पूरा का जो भी वंश है हमारा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं गुलाम वंश को, और गुलाम वंश को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है, चलिए। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो पूरा यूपीएससी लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल हाई लेवल का कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। इससे छोटा कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, किसी का भी एग्ज़ाम देंगे, रेलवे का, एसएससी का, सब के लिए आप क्लास ले सकते हैं। ओके, चलिए। तो या सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला वंश यानी गुलाम राजवंश। दिल्ली सल्तनत की स्थापना का प्रशासनिक शुद्धिकरण, ठीक है, इसी वंश को कहा जाता है। और 1206 से 1290 इसका समय है। एक मिनट। चलिए, तो इसका नामकरण और शब्दावली विशेष विश्लेषण को हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है कि इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? तो इस राजवंश के जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और बलबन प्रारंभिक जीवन में गुलाम रहे थे। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इल्तुतमिश और बलबन का क्या रहा था, ये गुलाम रहा था, इसलिए इस वंश का नाम क्या रखा गया था, गुलाम वंश। परंतु इतिहासकार इसे पूर्णतः सत्य नहीं मानते हैं, क्योंकि शासक बनने से पहले यानी पूर्वी इन तीनों ने को स्वामियों द्वारा दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। यानी जो तीनों थे, माफ़ कीजिए यहाँ पर मैंने एक थोड़ी चीज़ गलत बोली है। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है और इल्तुतमिश थे और बलबन, ये तीनों क्या थे, दास थे यानी गुलाम थे। ठीक है ना, इस वजह से इस वंश का नाम क्या कहा जाता है, गुलाम वंश। दूसरी बात यहाँ पर है, मामूलक शब्द इसमें आता है। ठीक है, ये अधिक सटीक विकल्प माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसके लिए मामूलक शब्द का प्रयोग किया। अरबी भाषा में मामलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ज़्यादा तनाव मत लीजिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी और प्रारंभिक संघर्ष आपने जो देखा है, ठीक है ना, या पढ़ा है आपने, वो इसको हम देखेंगे। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले उदारता और उपाधियां, ऐबक को उसकी अत्यधिक दासहीनता के कारण लाख बख्श की यानी लाखों का दान करने वाला कहा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाख बख्श की उपाधि किसको मिली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। वैवाहिक कूटनीति की अगर हम बात करें तो यल्दौज और कुवाचा के विद्रोह को शांत करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए और लाहौर को ही राजधानी बनाए रखा। स्थापत्य कला की बात करें कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड में क्या-क्या स्थापित किया, तो दिल्ली में कुब्बत-ए-उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। और कुतुब मीनार की नींव भी किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। आकस्मिक अंत, इसके अगर इस अंत की बात करें तो 1210 में लाहौर में पोगा सॉरी पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? दूसरा इसका अगर हम शासक की बात करें तो दूसरा शासक है और इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुलाम वंश का, यानी दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, चुनौतियों पर विजय और कूटनीति सूझबूझ, राजधानी परिवर्तन, लाहौर से राजधानी को हटाकर दिल्ली लाया। ठीक है ना, और इसी को एक वैधानिक केंद्र बनाया। मंगोल संकट में रक्षा, ख्वारिज्म के राजकुमार जलाउद्दीन
मांग बरनी को शरण न देकर चंगेज खान के संभावित आक्रमण से युवा सल्तनत को बचाया। बगदाद के खिलाफ इसको अब छोड़ दीजिए। इल्तुतमिश ने क्या-क्या कार्य किए वो यहाँ पर आपको देखने वाले। प्रशासनिक कार्यों की अगर हम बात करें और आर्थिक सुधार कार्यों की बात करें तो ये कार्य आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसने एकता प्रणाली स्थापित की, जो क्वेश्चन आपसे मैंने शुरुआत में कराया था। सामंती व्यवस्था के विपरीत सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन के स्थापना भू राजस्व यानी एकता आवंटित किया और इसके केंद्रीकरण और राजस्व संग्रहण में भारी सहायता मिली। मुद्रा प्रणाली की अगर हम बात करें, सल्तनत काल के दो महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबे के जीतल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टंका और जीतल किसने स्टार्ट किया है, तो इल्तुतमिश ने। तुर्का ने चहलगानी प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए 40 अत्यंत वफादार तुर्क दासों का एक दल बनाया, जिसको चालीसा कहा गया। ठीक है ना, जो राजा के दाएं हाथ के रूप में कार्य करते थे, यानी राइट हैंड जिसको बोला जाता है। फिर अगले रजिया सुल्तान। तो लैंगिक चुनौती और राजस्व, मतलब जो रजिया सुल्तान थी इसके लोग विरोध करते थे कि एक स्त्री होकर ये घूंघट नहीं करती है, ये मर्दों जैसे कपड़े पहनती है, लोग इसका विरोध करते थे। तो रूढ़िवादिता, अमीरों का संघर्ष। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने अयोग्य बेटों के स्थान पर अपनी प्रतिभावान पुत्री को रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रजिया के पिता का नाम क्या था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है, रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा या कोट कुल्हा यानी टोपी, तो ये आपको याद रखना, कुबा और कुल्हा पहनकर शासन संभाला। पतन के क्या कारण थे? लोग इससे क्या होने लगे थे, इसको गिराने की सोचने लगे थे कि एक महिला होकर ये ऐसे पुरुषों वाले काम कर रही है। ठीक है ना। यूपीएससी अगर विश्लेषण की बात करें, रजिया का सुल्तान यह साबित करता है कि मध्यकालीन शासन में सैन्य योग्यता के बाद भी लैंगिक रूढ़िवादिता और कुलीन तंत्र अधिक हावी था। यानी यहाँ पर यूपीएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, क्या मध्यकालीन भारत में भी रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता स्थापित थी? तो हाँ, क्योंकि जो रजिया थी वो मध्यकालीन भारत की इतिहास की शासिका थी, तो वहाँ पर उसका लोग लैंगिक आधार पर उसका विरोध करते थे। तो वहाँ पर भी ये चीज़ें थी कि लिंग के आधार पर लोग उसको राजा नहीं मानना चाहते थे। अब रजिया के बाद जो उत्तराधिकार का, यानी रजिया का जब पद से उसको हटा दिया गया, ठीक है, यानी रजिया की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो उत्तराधिकार का यानी दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठे, इसके लिए संघर्ष चला 1240 से 1266 तक। ठीक है, तो ये रजिया की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की स्थिति कमजोर होगी और 40 यानी तुर्कान चहलगानी वास्तविक शासक बन बैठे। यानी जो 40 लोग थे, जिसको चालीसा कहा जाता था, वही इस पे शासन के लिए अपना स्थान ढूंढने लगे। तो पहला था बहराम शासक, ठीक है ना, दूसरा था महमूद शाह, ठीक है, तीसरा नसरुद्दीन महमूद और बलबन का उदय। यहाँ पर मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई चीज़ आपसे छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बहराम शाह 1240 से 1242 नायब ए ममलिकात नामक नया पद सृजित हुआ और चालीसा का प्रभुत्व बढ़ा। तो बहराम शाह ने क्या किया था, नायब ए ममलिकात नामक एक पद बनाया। ठीक है, दूसरा है महमूद शाह 1242 से 1246, एक अयोग्य शासक था जिसके समय बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत की। ठीक है, फिर नसीरुद्दीन महमूद 1240 से 66, शांत स्वभाव का दरवेश राजा, टोपी सीरक जीवन यापन करता था। वास्तविक शक्ति बलबन के हाथों में ही थी। ठीक है, फिर यहाँ से बलबन का उदय हुआ। ठीक है, 1266 महमूद की मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और एक नया युग प्रारंभ हुआ।
ठीक है। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286, कलर चेंज करता हूँ। ठीक है। राज एक मिनट। राजस्व राजत्व का देवी सिद्धांत और दिल्ली सल्तनत का लौह सुदृढ़ीकरण। चले, यहाँ पर क्या बलबन का राजत्व सिद्धांत और राजा का देवी। अब इसने क्या क्या स्टार्ट किया था, सबसे पहले याद रखने वाली बात यही है, और हमें कहीं पर भी किसी भी चीज का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले बात करें नियामत ए खुदाई। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए सुल्तान के कार्यों की आलोचना सामान्य मनुष्यों द्वारा नहीं की जा सकती। फिर है जिले इलाही, सुल्तान को ईश्वर की छाया घोषित करना। ठीक है। फिर है सिजदा पाबोस, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दंडवत प्रणाम करना, पाबोस का मतलब होता है चरण चूमना। फिर है चालीसा। चालीसा क्या होता है, सुल्तान की संप्रभुता के आड़े आने वाले शक्तिशाली तुर्क अमीरों के गुट तुर्कान चैलगानी या चालीसा पूर्णतापूर्वक उसको क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। ओके। फिर है लोह और रक्त की नीति, साम्राज्य को आंतरिक बाह्य और एवं आंतरिक आंतरिक सुरक्षा देने के लिए आंतरिक दमन, मंगोल नीति, दीवान ए आरिच, ठीक है ना, ए आरिच, इन सब की उसने क्या की, स्थापना की। तो ये था पूरा का पूरा हमारा गुलाम वंश। इसके पतन के क्या क्या कारण हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है। मामूलक राजवंश का अंत यानी गुलाम वंश का अंत 1290 में खिलजी क्रांति का सूत्रपात। तो अगर पीएससी के पे उससे बात करें तो हम क्या है, बलबन की लौह और रक्त की नीति आगे आने वाले अलाउद्दीन खिलजी के कड़े प्रशासनिक सुधारों के लिए आधारशिला तैयार करती है। एकता व्यवस्था का मूल्यांकन, एकता प्रणाली ने सामंतवाद को कमजोर किया और राजस्व को वित्तीय स्थिरता प्रदान की। पतन का मुख्य कारण अगर यहाँ पर बताया गया तो क्या बलबन के उत्तराधिकारियों को उपवादी की अयोग्यता और खिलजी सरदारों का बढ़ता सैन्य प्रभाव। ठीक है ना, यानी जो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के जो शासक थे वो अयोग्य होने लगे थे, यानी कमजोर शासक हो गए थे, और उसके बावजूद जो खिलजी सरदार सरदार थे वो इनसे कई ज्यादा ताकतवर थे। ठीक है। तो ये था पूरा हमारा गुलाम वंश। मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा गुलाम वंश, और दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी हमने वंश पढ़े हैं उन सभी वंशों को आज एक एक करके हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप बिल्कुल भी तनाव नहीं लीजिए, एक एक चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए कराऊंगा। ठीक है ना। आप इसके नोट्स बनाइए। आप, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि सर मुझे यहाँ इसकी पीपीटी भेजो या पीडीएफ भेजो, तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको उस पर ये मिल जाएगा। ठीक है।